फिल्म शुरू होती है और हमें जंग में मरने वाले लोगों की परेशानियों के बारे में बताया जाता है। इसके बाद हम श्रीलंका जंग में अपना सब कुछ खो चुके एक छोटे से बच्चे पुनीतन को देखते हैं, जो कि चर्च के एक फादर के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ कुछ और लोग आते हैं। फादर पुनीतन से कहते हैं कि यह आदमी तुम्हें लंदन पहुंचा देंगे, जहाँ तुम अपने म्यूजिक के हुनर को और भी अच्छे से निखार पाओगे। पुनीतन उन लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर पुनीतन और उसके साथ के सभी लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन सब के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। इसके आगे के सीन में हम तमिलनाडु के ओथुपुट्टी पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां पर कई सारे रिफ्यूजीज को पकड़ा गया है। उनके बीच में एक रिफ्यूजी लड़की कनक रानी भी होती है। कनक रानी के कपड़े थोड़े से बिखरे होते हैं और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन कनक रानी उनसे कहती है कि कम से कम मुझे मेरे कपड़े तो सही कर लेने दो। पुलिस वाले कनक रानी पर गंदी नजर डालते रहते हैं और तभी एक पुलिस वाले की गन गिर जाती है। इसके बाद यहाँ आगे क्या हुआ, पुनीतन और कनक रानी की कहानी एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट करती है, ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि सीन यहाँ से कट हो जाता है और कहानी 18 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। 18 साल बाद हम देखते हैं मैटिल्डा नाम की एक लड़की को, जिसका एक छोटा सा म्यूजिक बैंड होता है और आज वो लोग चर्च में एक बड़े म्यूजिक बैंड की लीडर जेसी टेलर को वेलकम करने वाले हैं। जेसी टेलर अपने बैंड के साथ कुछ दिनों पहले ही लंदन से इंडिया आई थी। चर्च के फादर जेवियर जेसी से मिलने के लिए जाते हैं। जेसी उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। फादर उसे उसकी फैमिली का फोटो एल्बम देते हैं और बताते हैं कि 18 साल पहले हुए एक लैंडस्लाइड में तुम्हारे पापा का बनाया हुआ चर्च पूरी तरह से मिट्टी में दब गया था, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली लंदन चली गई थी और उससे थोड़ी दूर पर अब एक नया चर्च बना दिया गया है और इसी नए चर्च में आज वो लोग जेसी को वेलकम करने वाले थे। इधर चर्च में मैटिल्डा अपनी टीम के साथ जेसी को वेलकम करने के लिए तैयार होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जेसी से जलन भी होती है, क्योंकि हर कोई जेसी की म्यूजिक की तारीफ कर रहा होता है और तभी जेसी भी वहां पहुंच जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि पुनीतन भी जेसी के साथ ही है। सब लोग जेसी की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी मैटिल्डा पियानो पर एक धुन बजाती है और जेसी से पियानो पर वही धुन बिना कुछ मिस किए रिपीट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत अच्छी म्यूजिशियन हूँ। जेसी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी पुनीतन उन दोनों के बीच में आ जाता है और सिर्फ एक हाथ से ही मैटिल्डा की धुन को उससे भी अच्छा बजाने लगता है। मैटिल्डा उसे रोक देती है और अपना पियानो लेकर जाने लगती है। उसी समय एक औरत मैटिल्डा के पास आकर बताती है कि 18 साल पहले जो चर्च लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी में दब गया था, थोड़ी देर पहले हुए लैंडस्लाइड में अब वो नजर आने लगा है। दरअसल 18 साल पहले हुए उस हादसे में पियानो बजाते हुए मैटिल्डा के पापा की मौत हो गई थी। इधर कलेक्टर के ऑफिस में हम एक आदमी को देखते हैं, जो लेडी कलेक्टर को बताता है कि लैंडस्लाइड में पुराने चर्च का थोड़ा सा हिस्सा दिख गया है, जिसके बाद अब लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से उस पूरी जगह को साफ करके चर्च को वापस पहले जैसा बना दे। तभी कलेक्टर की नजर रिफ्यूजी के एक नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर पड़ती है, जो कि पुनीतन का होता है। पुनीतन ने ओथुपुट्टी रिफ्यूजी कैंप में अपनी बहन कनक रानी के साथ रहने के लिए फॉर्म भरा था और इस फॉर्म में पुनीतन का नाम कृपा नदी लिखा होता है। कलेक्टर उस आदमी से कहती है कि जल्द ही कृपा नदी की जांच को पूरी करके उसे अपनी फैमिली से मिला दो। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कृपा नदी की जांच के लिए फाइल भेज दी जाती है और हम आदित्य नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कनक रानी के भाई कृपा नदी की फाइल देखकर गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त राजन के पास जाता है। वो राजन से कहता है कि हम जिस कृपा नदी को ढूंढ रहे थे, उसने अपनी बहन कनक रानी के साथ रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए आवेदन किया है। इसके बाद राजन भी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों कृपा नदी को मारने के लिए उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिर श्रीलंका का पुनीतन तमिलनाडु की कनक रानी का भाई कैसे बन गया और राजन उसे मारने के लिए क्यों ढूंढ रहा है, ये आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। खैर, इधर चर्च की साफ सफाई में पुनीतन भी हेल्प करता है और मिट्टी के नीचे उन्हें मैटिल्डा के पापा का स्केलेटन भी मिल जाता है। उनका फ्यूनरल करके स्केलेटन को दफना दिया जाता है और इन सब के दौरान मैटिल्डा और पुनीतन भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं
और मैटिल्डा को पुनीतन से प्यार भी हो जाता है। इस बीच पुनीतन कलेक्टर के ऑफिस में काम करने वाले उस आदमी से मिलता है। यह आदमी पुनीतन से कहता है कि तुम कैंप के लीडर के पास जाकर एक एनओसी ले लेना और अपनी बहन से भी एक लेटर लिखवा लेना जिसमें कि तुम्हारी बहन तुम्हें अपना भाई मानेगी, जिसके बाद हम तुम्हें कैंप में भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। पुनीतन सब कुछ समझ जाता है और पेपर लिखवाने के लिए कनक रानी को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किए बिना ही राजन भी कृपा नदी यानी कि पुनीतन को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। इधर चर्च पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। सब लोग चर्च के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। चर्च में घंटा लगाया जा रहा होता है। तभी बाइक गैंग के कुछ टपोरी वहां आ जाते हैं और लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुनीतन उन सब की बहुत पिटाई करता है और उन लोगों को वहां से डरा कर भगा देता है। यह सब देखकर चर्च के फादर कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन भेजते हैं ताकि वो पुलिस वालों को बता सकें कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई थी और इसमें पुनीतन की कोई गलती नहीं है, ताकि पुनीतन को जेसी के साथ लंदन वापस जाने में कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर जेसी उन्हें बताती है कि पुनीतन असल में मेरा कोई साथी नहीं है और वो लंदन से मेरे साथ नहीं आया था, वो तो मुझे चर्च आते समय रास्ते में मिल गया था। इसके बाद फादर और जेसी पुनीतन के पास जाते हैं जो कि मैटिल्डा के घर पर होता है। फादर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। पुनीतन उन्हें बता देता है कि मैं एक श्रीलंकन रिफ्यूजी हूँ और कैंप में री रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अपनी बहन से मिलना होगा। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैटिल्डा और उसकी माँ को भी झटका लगता है, लेकिन मैटिल्डा अपनी माँ से कहती है कि पुनीतन के आने के बाद ही हमें पापा का फ्यूनरल करने को मिला था, इसलिए मैं उसके साथ ही रहना चाहूंगी। दूसरी तरफ हम राजन को देखते हैं जिसे एक लेडी पुलिस ऑफिसर बताती है कि मैंने कृपा नदी को जंगल में देखा था। वो कैरेट फार्म में काम करने वाली अपनी बहन कनक रानी से मिलने के लिए आया था, लेकिन कनक रानी वहां नहीं थी। इसके बाद राजन अपने साथी से कहता है कि कनक रानी को कैरेट फार्म में काम करने के लिए भेज दो और जब कृपा नदी को इस बात की खबर मिलेगी तो वो कनक रानी से मिलने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंप में एक औरत कनक रानी के पास आकर बताती है कि कल सुबह की पहली बस से तुम्हें कैरेट फार्म में काम करने के लिए जाना है। कनक रानी अगली सुबह कैरेट फार्म चली जाती है। इधर जेसी पुनीतन को कॉल करके बताती है कि कनक रानी कैरेट फार्म में काम करने के लिए गई है। तब जेसी, पुनीतन और मैटिल्डा तीनों कनक रानी से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मैटिल्डा पुनीतन से पूछती है कि आखिर तुम अपनी बहन से अलग कैसे हुए। पुनीतन बताता है कि कनक रानी असल में मेरी बहन ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वो मैटिल्डा और जेसी को अपनी कहानी बताने लगता है। फ्लैशबैक में हम उसकी स्टोरी को भी देखते हैं। वो बताता है कि श्रीलंका में चर्च के एक फादर को मैं लड़ाई के मैदान के बीच में मिला था। फादर मुझे अपने साथ लेकर घर आ गए थे। उस समय लड़ाई चल रही थी तो धमाकों की आवाज मुझे परेशान कर रही थी और उस आवाज से बचने के लिए मैंने रैंडमली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बचाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फादर भी म्यूजिक को समझने के लिए मेरी हेल्प करने लगे थे और मुझे अच्छा म्यूजिशियन बनाने के लिए उन्होंने मुझे लंदन भेजने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में पुलिस ने ही हमें पकड़ लिया। क्योंकि मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी तो मैं 8 साल तक जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद भी लड़ाई ही चल रही थी और इस लड़ाई के बीच में एक बार फिर से मैं पकड़ा गया, लेकिन इस बार जेलर ने मेरी मदद की और मुझे जेल से भगा दिया। मैं भागकर समंदर में आ गया जहां से एक बोट इंडिया आ रही थी। केरला पहुंचने से पहले उस बोट का भी एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन रियाज नाम के एक आदमी ने मुझे बचा लिया और केरला में मैं उनके साथ कई सालों तक रहा। इस दौरान रियाज को पता चल गया था कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो रियाज मुझे एक म्यूजिक शॉप पर ले गया और मुझे वहां पर काम पर लगा दिया। कई सालों तक मैं वहां काम करता रहा और एक दिन रियाज ने मुझे लंदन रॉयल एकेडमी की म्यूजिक कंपटीशन का पोस्टर दिखाया। श्रीलंका से फादर मुझे इसी कंपटीशन में भेजना चाहते थे। रियाज और अपने दोस्तों के कहने पर मैंने उस कंपटीशन का फॉर्म भर दिया, लेकिन मेरी कोई नेशनैलिटी नहीं थी, इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। इसके बाद पुनीतन उन लोगों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा होता है और तमिलनाडु में उनकी बस से एक आदमी की गाड़ी को थोड़ा सा धक्का लग जाता है। वो आदमी अपने साथियों के साथ आकर बस में बैठे लोगों से झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ एसपी राजन भी आ जाता है और वो पुनीतन को अरेस्ट कर लेता है।
राजन को पता चल जाता है कि पुनीतन इलीगल इमिग्रेंट है। पुलिस स्टेशन में 2 कांस्टेबल होते हैं, वो दोनों पुनीतन को बता देते हैं कि एसपी राजन ने तुम्हें अरेस्ट किया है और अगर तुम छूटना चाहते हो तो किसी भी तरह से तुम 50,000 रुपए दे दो। कुछ दिनों बाद अरुमुगम नाम का एक आदमी जेल में पुनीतन से मिलने के लिए आता है। पुनीतन उसे बताता है कि केरला में रियाज भाई उसे बचाने के लिए पैसे दे सकते हैं। अरुमुगम रियाज के पास जाकर 75,000 रुपए लेकर आता है और पुलिस वालों को 50,000 रुपए देकर पुनीतन की बेल करवा लेता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में वो पुनीतन का नाम लिखवाता है कृपा नदी। वो पुनीतन को लेकर एक किराए के घर में आता है और बाकी के 25,000 रुपए उसे देकर कहता है कि अगले 6 महीने तक तुम यहीं रहना और पकड़े मत जाना। फिर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से तुम ऑफिशियली कृपा नदी हो जाओगे। और जब पुनीतन उससे कृपा नदी के बारे में पूछता है तो अरुमुगम उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये कृपा नदी कौन है। अरुमुगम चला जाता है और कुछ दिनों के बाद पुनीतन को अरुमुगम का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने कृपा नदी और उसकी बहन कनक रानी के बारे में बताया था। लेटर में उसने पुनीतन को कैंप जाकर कनक रानी से मिलने के लिए भी मना किया था, लेकिन पुनीतन का कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर कनक रानी से मिलने के लिए आ गया था। अब प्रेजेंट में पुनीतन जेसी और मेटिल्डा के साथ कनक रानी से मिलने के लिए कैरेट फार्म पर जाता है। कनक रानी फार्म पर काम कर रही होती है। पुनीतन उसे भी अपने बारे में सब कुछ बताता है और कनक रानी से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मान लो तो मुझे कैंप में तुम्हारे साथ रहने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन कनक रानी इनकार कर देती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी राजन भी उनके पास पहुंच जाता है, जिसे देखते ही कनक रानी डर जाती है। वो राजन से कहती है कि ये मेरा भाई नहीं है। दरअसल 18 साल पहले जब राजन के पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे तब उन्होंने कनक रानी के साथ कई सारे रिफ्यूजीज को पकड़ा था। तब उनमें से एक कनक रानी का भाई कृपा नदी भी था। वो लोग कनक रानी पर गंदी नजर डाल रहे होते हैं, तब कृपा नदी को एक पुलिस वाले की गन मिल जाती है और कृपा नदी ने पुलिस स्टेशन में ही अपनी बहन पर गंदी नजर डालने वाले इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी, जो कि राजन का बाप था। राजन पुनीतन को कृपा नदी समझकर जान से मारना चाहता है, लेकिन मेटिल्डा के साथ पुनीतन वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पुनीतन मेटिल्डा के घर पर होता है। वो सबको अलविदा कह रहा होता है क्योंकि कनक रानी ने अब तक उसे अपना भाई माना ही नहीं था। तभी जेसी को लंदन से एक मैसेज आता है। वो पुनीतन को मैसेज दिखाती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि लंदन रॉयल एकेडमी ने पुनीतन को म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया है और अगले 2 दिन में अगर उन्हें पुनीतन की पूरी डिटेल्स मिल जाती है तो पुनीतन कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। यह सब देखकर फाइनली कनक रानी भी उसे अपना भाई मान लेती है। वो पुनीतन को कलेक्टर ऑफिस ले जाकर फॉर्म पर साइन कर देती है और उसे लेकर ओथुपुट्टी रिफ्यूजी कैंप में आ जाती है। ओथुपुट्टी कैंप में राजन के आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं। वो जानबूझकर पुनीतन से झगड़ा करने लगते हैं ताकि पुनीतन को केस में फंसाकर उसे फिर से जेल में डाल दिया जाए। लेकिन पुनीतन उनका प्लान समझ जाता है और चुपचाप बस उनसे मार खाता रहता है। उसी टाइम पर टीवी पर खबर आती है कि ओथुपुट्टी रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले एक रिफ्यूजी कृपा नदी को लंदन म्यूजिक कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया गया है। यह खबर नेशनल न्यूज बन जाती है। मीडिया कृपा नदी के पास आती है और कृपा नदी उनसे कहता है कि मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे पासपोर्ट देती है तो मैं लंदन जाकर कंपटीशन में परफॉर्म जरूर करना चाहूंगा। मीडिया में यह खबर बहुत तेजी से वायरल होती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है जो इस पूरे मामले की जांच करती है और कृपा नदी को रिफ्यूजी एक्ट के तहत सिंगल टाइम पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। कृपा नदी लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वो जेसी के साथ लंदन जाने लगता है। मेटिल्डा उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करती है। वो लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी राजन के कहने पर सिक्योरिटी वाले कृपा नदी को साइड में लेकर आते हैं। राजन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम असली कृपा नदी नहीं हो, तो बताओ असली कृपा नदी कहाँ है। पुनीतन उससे कहता है कि अगर आपके पिता को मारने की वजह से आप कृपा नदी को मारना सही समझते हैं तो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए कृपा नदी ने आपके पापा को मारकर गलत नहीं किया था और अब मैं ही कृपा नदी हूँ। आप चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो। राजन कोई जवाब नहीं देता और कृपा नदी लंदन चला जाता है। वो रॉयल एकेडमी के स्टेज पर होता है। पूरी दुनिया एक रिफ्यूजी का परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार होती है। तब कृपा नदी पूरी दुनिया को अपनी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि मेरा असली नाम कृपा नदी नहीं है, मैं पुनीतन भी नहीं हूँ। असल में तो मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और कहाँ
यहाँ से हूँ लेकिन इसी दुनिया का नागरिक हूँ। वो पूरी दुनिया को रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोगों की मुश्किलों के बारे में बताता है और कहता है कि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को रिफ्यूजीज के बारे में एक एक्ट साइन करना चाहिए ताकि रिफ्यूजीज को भी दुनिया में जीने के लिए बराबरी का दर्जा मिल सके। इसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक रिफ्यूजी की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है। एक आदमी जिसका ना कोई नाम हो, ना कोई देश, न धर्म और ना ही कोई जाति, वो आदमी इस दुनिया में जीने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करेगा, उसका दर्द हमारी सोच से भी परे है।